अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। ऑपोजिशन की कुल जमाती कॉन्फ्रेंस के दौरान चेयरमैन सेनेट की तब्दीली, हुकूमत को टफ टाइम देने समेत कई अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान की वजीर आजम की गुफ्तगू से मुतालिक एक तजवीज़ थी, जिस पर बिलावल भुट्टो का कहना था कि किसी के खिलाफ भी मजहब का इस्तेमाल काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा कि मजहब का इस्तेमाल सियासी और जाती मकासद के लिए नहीं होना चाहिए। विफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को के इस इकदाम को पर उनकी तारीफ की है और कहा है कि वो इस पर तारीफ के मुस्तहिक हैं। फवाद चौधरी ने ट्विटर बयान में कहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा फतवाबाज मौलवी हैं। तमाम तबका फ़िक्र को इस रवैये के खिलाफ जहाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे 75% मसाइल की वजह उलमाए सो हैं। बिलावल भुट्टो इस स्टैंड पर तारीफ के मुस्तहिक हैं। इस बात का इजहार किया फवाद चौधरी ने ट्विटर पर। इस सारे मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से और सवाल इस तरह से है। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान के बड़ा खतरा फतवाबाज मौलवी हैं, जबकि मजहब को बतौर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल न करने पर बिलावल की उन्होंने तारीफ भी की। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अपोजिशन और हुकूमत मजहब के बतौर सियासी मकासद इस्तेमाल के खिलाफ लाहे अमल बना सकती है, हाँ या नहीं। सबसे पहले हम सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, एक तारीख है हमारे यहाँ मजहब को इस्तेमाल करने के लिए सियासी मकासद के लिए। अब जो दो सियासी रहनुमा इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो लगता है कि आपको लाहे अमल बन सकता है इस पर। देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसको बनाने में भी मज़हब का आमिल शामिल था और कायद आज़म और उनके साथ ही ये कहा करते थे कि वो मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बना रहे हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें भी मज़हब को वो सुप्रीम लॉ करार दिया गया है और आप आइन की रूह से कोई भी कानून साजी कुरान और सुन्नत के तालीमात के मुनाफी नहीं कर सकते। सो यूँ अगर मुसलमानों का मुल्क हो, उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा हो, तो उस समाज से या उसकी सियासत से आप मज़हब को तो निकाल नहीं सकते। लेकिन मज़हब की तालीमात के मुताबिक सियासत मईशत को उस्तवार करना एक चीज़ है और मज़हब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना वो दूसरी चीज़ है। और जितना पहला मुस्तहसन है, उतना ही दूसरा काबिल मुज़म्मत है। अब माजी में तो ये काम सिर्फ मज़हब फ़रोश मौलवी करते थे या मज़हब की बुनियाद पे सियासी दुकान चमकाने वाले लोग करते थे, लेकिन हमें रीसेंट पास्ट में ये पहली मर्तबा ये रुझान नज़र आया कि मेन स्ट्रीम की सियासी जमात मसलन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके सरपरस्तों ने मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ उन्होंने मज़हब के कार्ड को इस्तेमाल किया बहुत बुरी तरह। मीडिया के ज़रिए भी उनको इस्तेमाल किया गया और नौबत यहाँ तक आई कि एहसन इकबाल जैसे लोगों पे हमले भी किए गए और उनको अल्लाह ने बचा लिया। अब एक दूसरा मौका आया था कि प्राइम मिनिस्टर से एक स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो इस दौरान मज़हबी जमातों ने या कुछ लोगों ने तो उसको मज़हब एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का और ख़ुसूसन बिलावल भुट्टो का ये बड़ा मुस्तहसन अप्रोच था कि सियासी इख्तलाफ और गुस्से के बावजूद ठीक है वो मज़हब के कार्ड को इस्तेमाल करने पे तैयार नहीं हुए। मेरे ख्याल में इस मामले में सबको पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो की तकलीद करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि बाद नून लीग के लोगों ने भी इस वक्त बदला लेने की कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक हो सकेगा या नहीं, मेरे ख्याल में वो इसलिए मुमकिन नहीं है कि ये सिर्फ फवाद चौधरी की तो अलग सोच है, लेकिन पीटीआई खुद उसकी क़यादत ने ये काम किया है। ठीक है, बाकी तो नहीं पता कि पीटीआई में इस हवाले से आपके ख्याल में क्या सोच पाई जाती है। ठीक, मुत्तफिक नहीं हो जाती जी, तो तब तक इस मसले का हल नहीं। और सबको अपनी खातिर और इस मुल्क की खातिर और दीन की खातिर इस पे इत्तेफाक करना चाहिए। इत्तेफाक करना होगा आपके ख्याल में। इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे साफ़ी साहब करने के लिए। ठीक, भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। भट्टी साहब, जिस तरह साफ़ी साहब भी कह रहे हैं, इस्तेमाल दूसरी तरफ से भी हुआ। पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कर दी थी इस बारे में, जो इमरान खान साहब से बात हो गई, उन्होंने कर दी। तो अब बिलावल भुट्टो फवाद चौधरी कह रहे हैं, तो आपके ख्याल में अब ये तय हो जाना चाहिए कि इस तरफ नहीं जाना चाहिए किसी भी सियासी जमात को?
देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तो की, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ ने नहीं की बिल्कुल की। सब तहरीक ने। इंसाफ ने हाँ, जब उनके की। वक्त आया था उन्होंने की थी, अब जब इनका वक्त आया इन्होंने की। ये भुट्टो साहब के खिलाफ तरीके नफाज मुस्तफ़ा से काम शुरू हुआ। ज़ियाउल हक साहब ने इसको परवान चढ़ाया और फिर बेनज़ीर भुट्टो पर भी फतवे, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहना और जमायमा पर जो इल्ज़ामात लगे। और दूसरी बात एक बड़ी ज़रूरी है कि जिनके आबाओ अजदाद इस मुल्क की मुखालफत करते रहे वो मजहबी रहनुमा आज हमारे ठेकेदार बने हुए हैं। पहली बात, अब सवाल पे आ जाए। पहली बात, बिलावल भुट्टो का शुक्रिया कि मैं सोचता हूँ कि सोचिए कि बिलावल भुट्टो मौलाना को अपोज ना करते, खुदा न खास्ता ये तौहीन साहबा PIC इलामी एजेंडे में शामिल हो जाती, मौलाना साहब इस पर तूफ़ानी दौरे फरमाते तो क्या बनता, मामला कहाँ तक पहुँचता। फसाद फिल अर्ज़। कितने दुख और अफसोस की बात है कि मौलाना साहब अपनी ज़ाती नफ़रतों, अनाओं और ज़िद्दों की वजह से मज़हब का सियासत को मज़हब का तड़का लगाने पर तुल गए हैं। कितने दुख और अफसोस की बात है कि हम पहले ही तकसीम दर तकसीम है और भांत भांत की नफ़रतों में घिरे हुए हैं, और ऊपर से ये हमें दिया जा रहा है कि सारी अपोजिशन जमातें मिल के बैठी हैं और इसको भी शामिल कर लें, इसको भी। ये मुल्क से मोहब्बत है, ये दीन सिखाता है, मुर्दों पर सलामती भेजने वाला दीन, इतदाल मियाना रवि वाला दीन, मुआफ़ी को बेहतरीन इंतकाम करने वाला दीन, सब्र बर्दाश्त वाला दीन। ना करें खुदा के लिए। दूसरी बात, फवाद चौधरी साहब की भी बात ठीक है, मगर बात यह है कि फवाद चौधरी साहब से लेकर वज़ीर आज़म तक सारों से गुजारिश है कि अल्लाह के नाम पे जिस चीज़ का पता नहीं है उस चीज़ को क्यों कहते हैं आप। क्यों आप हर रोज़ मदीना रियासत के रास्ते दाखिल होते हैं और जो आपके जिस चीज़ के बारे में आपकी कमांड नहीं है वहाँ क्यों गुफ्तगू करते हैं। साहबा को मेहरबानी करें, साहबा को या कुरान शरीफ पढ़ें सही, या साहबा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, या साहबा की ज़िंदगी मोहतात पढ़ें रहना और फिर चाहिए। बात करें। ठीक है, आप दरमियान में मोहतात अब रहना चाहिए। ठीक। कल ही मैं पढ़ रहा था, एक जज साहब के रिमार्क्स पढ़ रहा था, KP की हुकूमत ने दरसी कुतब में माले गनीमत को लूट माल का मार लिखा हुआ था, अब वो तब्दील किया जा रहा है। तो खुदा के लिए ना करें, कुछ थोड़ा सा आप भी रहम करें, कुछ दूसरी तरफ ठीक। भी ना मौका दिया करें उनको। बिलावल भुट्टो का लेकिन ये ख्याल आपके ख्याल में काबिल सताइश है। मज़हर अब्बास साहब, आप समझते हैं कि तमाम सियासतदानों का इस पे एग्रीमेंट हो सकता है? अगर नहीं तो क्या रुकावट है आपके ख्याल में? देखिए, जो बिलावल भुट्टो ने पोजीशन ली वो तो एक बोल्ड पोजीशन थी, और इसी वजह से, और सबसे अहम बात ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस पे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं किया, इसीलिए वो एलामिया का हिस्सा नहीं बना। तो इस लिहाज से तो वो बिलावल भुट्टो ने एक पोजीशन लेकर कन्विंस किया बेसिकली सबको कि इसको हम इसका हिस्सा ना बनाएं। लेकिन गवर्नमेंट और अपोजिशन में इस मामले पे कोई इत्तेफाक राय होगा वो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि गवर्नमेंट और अपोजिशन तो एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। कम से कम गवर्नमेंट ने तो यही पोजीशन ली हुई है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर गो के पहले 2-3 दिन के मुकाबले में माहौल बेहतर हुआ एक दूसरे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भी ना वज़ीर आज़म ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि अपोजिशन के साथ कुछ बातचीत की जाए, और ना ही ज़ाहिर है अपोजिशन की तरफ से उस तरह का रिस्पॉन्स है। तो उस लेवल पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस चीज़ पे, लेकिन गवर्नमेंट की भी अपनी एक पोजीशन है इन मामलात में। बहुत ज़्यादा इमरान खान वैसे तो बात करते हैं, और लेकिन जिस तरह फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, और फवाद चौधरी साहब कोई रोल प्ले कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात हो सकती है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने इस चीज़ पर जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है, इसके इन चीज़ों को हम इसका हिस्सा ना बनाएं, क्योंकि अननेसेसरी कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी और उसका नुकसान होगा। वैसी ही पोजीशंस बिलावल भुट्टो को और कुछ इश्यूज़ पे भी उन्होंने लिए, और कुछ इश्यूज़ पे लेने की ज़रूरत है उनको, इसलिए कि पीपल्स पार्टी को अगर अपनी क्रेडिबिलिटी रीबिल्ड करनी है और इस्टेब्लिश करनी है, तो बिलावल भुट्टो को कुछ बहुत बोल्ड इनिशिएटिव्स और भी लेने पड़ेंगे इसके हवाले से, ताकि पीपल्स पार्टी का एक नया बयानिया सामने आ सके। सही। मेहमद, आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो इस मामले के ऊपर कुछ कर सकते हैं कि सबको मुत्तफिक करें या एक पेज पे लेके आएं? मैं वैसे तो इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ इस चीज़ के अंदर, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस पे लेना चाहिए, इसलिए मैं हाँ का ऑप्शन लूंगी कि लाएअमल इनको बनाना चाहिए। देखिए, PTI और नून लीग तो हमने देखा है कि वो बारहा दफा रिलीजन का जो कार्ड है वो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे हैं। अभी हालिया दिनों में हमने देखा जिस तरह नून लीग ने एक्सप्लॉइट किया, PTI तो है इलेक्शन कैंपेन में भी नून के खिलाफ करती थी, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब इन चीज़ों के अंदर बड़े क्लियर हैं,
वो बड़े लिबरल प्रोग्रेसिव इंसान है, उनकी तरह की सोच रखने वाले और भी लोग हैं, शीरी मजारी भी हैं, और भी लोग पीटीआई के अंदर इस तरह की सेम वॉइसेस हैं। तो मेरे ख्याल में ये इनिशिएटिव बिलावल भुट्टो साहब को लेना चाहिए। वो बड़े मैच्योर अपनी एज के लिए साबित हुए हैं, वैसे भी बड़े अच्छे वो लीडर भी, उनकी क्वालिटीज भी बड़ी अच्छी हैं। उनको चाहिए कि वो हुकूमत और अपोजिशन दोनों को दावत दे, और जिस तरह एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, जिस तरह 18वीं तरमीम साइन हुई थी, कंसेंसस के साथ चीजें हुई थी, उस तरह की एक चीज जरूर डाले कि आइंदा से रिलीजन का कार्ड जो है ये हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये इतना डेंजरस है, इसकी वजह से जाने जा सकती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में हमारी तमाम सियासी जमातों को ये शॉर्ट टर्म गेम के लिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, बल्कि लॉन्ग टर्म गेम के लिए साथ मिलकर बैठना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी भी है, और फवाद चौधरी और बाकी दोस्त भी, नून लीग के अंदर भी दोस्त उनको हेल्प कर सकते हैं और इसके अंदर एक लाएमल बना ले। बिलावल भुट्टो, ये आप कह रही हैं कि ये काम अंजाम दे सकते हैं, हाँ का ऑप्शन आप ले रही हैं। न्याजी साहब, आपके ख्याल में क्या ये इस मामले से मुतालिक बदले लेने का सिलसिला भी ख़त्म होना चाहिए? सियासत को सियासत के तौर पे ही देखा जाए, मज़हब को ना बीच में लाया जाए? अब साहब, पाकिस्तान में हमें ये सहूलत हासिल है, हम पाकिस्तानियों का खसूस जो पढ़े लिखे लोग हैं, और हमारे जिसमें ये जिसको हमने अपनी दानिश और जिसको कहना चाहिए कि अक्ल, फ़हम और फ़रासत मुस्तहकम की हुई है कि हम पाकिस्तान की तारीख़ से लाइल्म हैं। अभी भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, मैं उनकी बहुत सारी बातों से मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा, उनको ये नहीं पता कि 1973 का जो आइन भुट्टो साहब ने बनाया था, उसके अंदर एक करारदाद मकासद जो थी उसका हिस्सा बना दिया गया था। और ये करारदाद मकासद क्या है? ये 1949 में बानियान पाकिस्तान ने तश्कील दी थी, जिन्होंने इसको पाकिस्तान की मजहबी रियासत बना दिया गया था, पहली बात। और उसके बाद सिमसावी साहब ने आपको बताया कि पूरे पाकिस्तान मूवमेंट आप देख लें, उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ लें, क्या एजाज़ मोहम्मद अली जिन्ना की सारी तकरीरें पढ़ लें, और उसके बाद उनका सारा बयानिया देख लें, पूरे पिछले 1940 से लेके जब शुरू हुआ तहरीक का एक नया शेप आई, 1947 तक क्या शेप इख्तियार की। मुमलकत खुदादाद इस्लामिया 97% मुसलमान, नई कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 97 से 98% पाकिस्तान मुसलमान। रियासत मदीना का दाई अमीरुल मोमिनीन इमरान खान। मुझे बताएं कि ये किस हद तक कौन ये तयन करेगा और कैसे ये मुतय्यन होगा कि किस हद तक 97-98% मुसलमानों की जज्बात की जो है जिसको क्या उनको ठेस पहुँचाया जाएगा, और वो कौन सी बातें भी पहुँचाएंगी। ये फवाद चौधरी कहेंगे, मुझे बहुत अजीज है फवाद चौधरी, लेकिन मजहब के मामले जो बयानियाँ पेश किए मैं फवाद चौधरी ने कहूँगा। देखिए मेरी बात सुने, इसमें ये तहरीक इंसाफ जिसके बारे में थोड़ा सा भट्टी साहब ने जिक्र किया, बाकी दोस्तों ने भी, इसने जब ये कुलसूम नवाज बेगम इलेक्शन लड़ी NA 120 में से, तो सामने कौन था? लब्बैक या रसूलुल्लाह, ये मैंने बनाई थी। अल्लाह का शुक्र है कि FATF की वजह से और प्रेशर की वजह से मिली मुस्लिम लीग जो SFST से मिट गई, वगन वो भी मौजूद रहनी थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद के बिल बोर्ड्स क्या थे? मुहाफ़िज़े ख़त्म नबूवत। अब आप ये देखें कि फैजाबाद धरने में काजी ईसा, मेरी बात सुनिएगा, फैजाबाद धरने में काजी ईसा ने यही बात की थी जो आप कह रही हैं कि मज़हब को इस्तेमाल किया गया है। देखिए इस मुल्क में मुनाफिकत को ख़त्म कर दें, ये खुब से दूर जो अंदर है ना, जिसके तहत मज़हब के हुआ आड़े हाथों लेते हो, खबरदार। तो इमरान खान को अगर पाकिस्तान की हुकूमत करनी है तो तारीख का इल्म रखना होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिक्र ही नहीं है, ये फरमा रहे हैं। अब इस मज़हब में कैसे लगा जहालत को इजाजत नहीं दी जा सकती, और ना किसी के मज़हब से खेलने की, और मौलवी को गाली देने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। लेकिन तो आपको गुस्सा हुआ जो बात आप कह रहे हैं न्याय साहब, वही आपसे सवाल था कि बदले लेने का सिलसिला क्या खत्म नहीं होना चाहिए? बाबर साहब खत्म। काजी ईसा साहब ने अपने फैसले में यही लिखा था ना कि सियासत में इस्तेमाल ना करें, सियासत को मज़हब में ना लाएं। हमने नहीं देखा फैजाबाद। न्याय साहब, आपके ख्याल में उस एक्सपीरियंसेस को देखते हुए क्या अब इसके ऊपर इत्तेफाक हो जाना चाहिए तमाम सियासी जमातों का? होना तो चाहिए लेकिन होगा नहीं। अब सर देखिए, जो ये डिबेट बड़ी पुरानी है कि ये इस्लामी रियासत है या ये मुसलमानों के लिए रियासत है, और आई एम श्योर कि न्याजी साहब और मैं इस डिबेट के अलग अलग साइड्स के ऊपर होंगे। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन आर्टिकल 20 भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जो हर इंसान को और उन 97% मुसलमानों को भी ये इख्तियार देता है कि वो अपना मज़हब अपने दिमाग के लिहाज से समझें और उस पर अमल करें, और किसी मौलवी को ये इख्तियार नहीं देता कि वो फतवे लगाए और
ज़दोकोब करें उन लोगों को जो अपना और अल्लाह मियाँ का एक डायरेक्ट ताल्लुक़ समझते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने मज़हब के लिहाज से रहने और गुजारने की कोशिश करते हैं। सो ये बात खाली माइनॉरिटी 3% की नहीं हो रही, ये मेजॉरिटी की हो रही है कि आपने एक ऐसा इस्लाम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नाफिज करने की कोशिश की है और स्टेट की मदद से ये हुआ है कि आम इंसान भी घबराता है अपने रिलीजन के बारे में सवालात पूछने से, जो कोई भी बाशऊर इंसान पूछता है। यही तरीका है समझने का किसी भी चीज़ को, उसकी अब्यूज़ होती है यहाँ पे, और वो अब्यूज़ हमने देखी। क्यों? क्योंकि फॉल्ट लाइन्स 2-3 तरह की हैं इस मुल्क में। एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट एक फॉल्ट लाइन है जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, सेंटर प्रोविंस एक फॉल्ट लाइन है जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, सिविल मिलिट्री एक फॉल्ट लाइन है जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि रियासत इस्तेमाल करती रही है लोगों के जज्बात को मज़हब के ऊपर, पॉलिटिकल एजेंडा को। सो ये बहुत बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बिलावल भुट्टो ले रहे हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल न्याजी साहब भी जिक्र कर रहे थे, फैज़ाबाद हमने धरना देखा, हमने उससे पहले देखा, हमने देखा कि किस तरह इस प्राइम मिनिस्टर को एक इकोनॉमिस्ट को निकालना पड़ा क्योंकि वो अहमदी थे, और इससे पहले भी हमने इस तरह की बहुत बिगेटरी देखी है जो हमारी नेशनल लाइफ में आई है। क्यों नहीं हो सकेगा? क्योंकि फवाद चौधरी माइनॉरिटी में है, क्योंकि फवाद चौधरी की जो पार्टी है उसकी थिंकिंग और है, और वो थिंकिंग हमें नजर आई है पिछले साल में, पिछले 4 सालों में। फवाद चौधरी एक लिबरल आदमी है, वो उनकी उस तरह का माइंडसेट है जिस तरह का पीपीपी का, और एक लिबरल माइंडसेट है उनका, और वो अपने तौर के ऊपर ये बहुत सारी जंगें लड़ रहे हैं, और हम तो तारीफ करते हैं इस चीज़ की, क्योंकि किसी को तो ये मौलवियों को टेक ऑन करने की ज़रूरत है, लेकिन उनकी पुष्ट मेरा ख्याल है उनकी पार्टी नहीं खड़ी, क्योंकि जब भी उन्होंने मुड़ के देखा किसी ऐसे मौके पे तो पीछे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। साफी साहब, वक्त बहुत कम है, अगर एक लाइन में आप ऐड करें। ऐसी हुकूमत जो खुद मज़हब को सबसे ज़्यादा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हो, मसलन ये जो कहता है रियासत मदीना, यानी कहाँ रियासत मदीना और कहाँ इमरान खान और जुल्फी बुखारी और इस जैसे लोग, साफी तो साहब, ये इस भी डिबेट का सियासत के मकसद लिए ये था, इस्तेमाल है। आगे अब बढ़े साहब, हमने, मुझे ठीक एक है, बात बताएं, ये एक सबके लिए बात मैसेज जो था इस हुकूमत डिबेट से में। मुझे तवक्को नहीं है, अलबत्ता हम कहते हैं कि होना चाहिए कि मज़हब का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल का रास्ता रोकना चाहिए, और दूसरा फतवा और सबके लिए, ठीक मौलवी है, का काम नहीं है, बंदे का काम नहीं है। अगर कोई तौहीन रिसालत का मुर्तकिब होता है, अदालत है, रियासत है, कानून है, उससे रुजू करे। मुझे ABC हमें ये इख्तियार नहीं है कि हम लोगों पे तौहीन रिसालत के सही, बिल्कुल ठीक है। साफी साहब, पॉइंट आ गया आपका, आगे बढ़ने हमने, ठीक है भाई इनके बयानात सही, ब्रेक की तरफ हमने जाने 4 हाँ 1 नहीं का ऑप्शन। सॉरी न्याय साहब, वक्त थोड़ा कम है, आपको दिया आज एक न्याय साहब ने इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं लिया, लेकिन बाबर साहब ने नहीं का ऑप्शन इसीलिए लिया, वो समझते हैं कि फवाद चौधरी की जो सोच है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनकी पार्टी नहीं लगता कि इस बात से मुत्तफिक नजर आएगी। लेकिन वक्त की जरूरत है कि मजहब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने को का सिलसिला बंद होना चाहिए। एक और मामला है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हुकूमत की असासे जाहिर करने की स्कीम से अब तक तवक्कुआत के मुताबिक नताइज हासिल नहीं हो सके, जिसके बाद असासाजात डिक्लेयर करने की स्कीम में 3 माह की तौसीह का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने असासाजात जाहिर करने की स्कीम की डेडलाइन में तौसीह का इशारा देते हुए आइंदा 48 घंटे में नया प्रोग्राम लाने का इंदिया दिया है। असासाजात जाहिर करने की स्कीम की आखिरी तारीख 30 जून है, और वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा अपने बयानात में कह चुके हैं कि इस तारीख में किसी किस्म की तौसीह नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक एमनेस्टी स्कीम की तारीख में तौसीह ज़्यादा अफराद को स्कीम से फ़ायदा उठाने का मौका देने के लिए की जाएगी। दूसरी जानिब तर्जुमान FBR ने जियो न्यूज़ से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि असासाजात डिक्लेरेशन स्कीम में तौसीह नहीं की जा रही। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमारा सवाल इस तरह से है, FBR को मतलूब ना मिल सके, वज़ीर आज़म ने असासे जाहिर करने की स्कीम की डेडलाइन में तौसीह का इशारा दे दिया। क्या एमनेस्टी स्कीम की मियाद बढ़ाने से वज़ीर आज़म को मतलूबा नताइज हासिल होंगे हाँ या नहीं? सबसे पहले मज़हर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मज़हर साहब, थोड़ी अवेयरनेस भी लोगों के अंदर आ जाए, अगर थोड़ा सा बढ़ाना भी पड़े इसका वक्त, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तो मेरा ख्याल है आज का बुनियादी सवाल जो था वो तो आर्मी चीफ़ की आज की तकरीर थी, जो एक तरीके से मेरी नज़र में तो एक न्यू इकनॉमिक ऑर्डर आज अनाउंस हुआ, और जो बिल्कुल ज़ाहिर लग रहा है कि वो हुकूमत के इन मुश्किल फ़ैसलों में फ़ौज जो है वो उनके साथ खड़ी है। जो स्टेटमेंट का पूरा तासुर है, अगर आप उनकी पूरी तकरीर देखें तो उससे यही तासुर मिल रहा है। और यहाँ तक कि जो पिछले जो हुकूमतें रहीं उन्होंने मुश्किल फ़ैसले नहीं किए, तो वो ये मुश्किल फ़ैसले
अब उसके बहुत सी डायमेंशंस हैं और उसमें ये कहा जा सकता है कि ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं ये अनपॉपुलर डिसीजंस भी हैं। आवाम में इनके तासुर बेहतर नहीं जा रहा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये बयान बड़ा अहम है और गवर्नमेंट को एक बूस्ट मिलेगा इस बयान से, और इसी तरीके से अपोजिशन के लिए सेटबैक भी है। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या लेती है इस बयान को सामने रखते हुए, जो सेमिनार में हुआ जिसमें हफीज़ शेख भी थे, जिसमें सलमान शाह भी थे, जिसमें शब्बर जैदी भी थे और भी इकोनॉमिस्ट थे, तो वो जो पूरा आप उसको सामने रखें तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट जो डिसीजंस कर रही है उसमें उनको जो बज़ाहिर लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट की पूरी हिमायत हासिल है और उनको सपोर्ट हासिल है। अब उसको अगर सामने रखें तो एक उम्मीद तो ये है कि इस एमनेस्टी स्कीम की अगर डेट एक्सटेंड होती है तो लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन जो अब तक का तासुर आया, जो अब तक की रिपोर्ट है, जो इंडिकेशंस हैं, वो तो यही हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया है। इसलिए बड़े मेजर डिसीजन हैं। कल भी इमरान खान के लोगों को शायद FBR पे एतमाद नहीं रहा। वो अक्सर बात करते रहते हैं कि FBR को रिफॉर्म किया जाए, क्योंकि ये बातें माजी में फाइनेंस मिनिस्टर्स करते रहे हैं कि जो सबसे मैसिव करप्शंस का वो है, वो खुद भी FBR की तरफ इशारा करते रहे हैं। तो अब क्या इतने बोल्ड डिसीजंस इमरान खान करेंगे, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उसको सामने रखते हुए लगता तो ये कि एक्सटेंशन होगा, लेकिन मुझे बहुत खातिर खा इसमें फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। खातिर खा फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। बाबर साहब, आपके ख्याल में जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट का हमारे साहब भी जिक्र करें, सबको देखते हुए इस स्कीम के अंदर हुकूमत को कोई नताइज हासिल होंगे? आपकी एमनेस्टी स्कीम्स किस वक्त काम करती हैं? एमनेस्टी स्कीम एक माहौल में काम करती है और वो माहौल होता है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का। यानी आप आके कहते हैं कि हाँ माजी में ये गलतियां हो गई, अब हम बताएंगे आपको और फिर यहां से हम आगे की तरफ चलेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अभी विच हंट्स और अकाउंटेबिलिटी का माहौल है। यानी हम विच हंट्स को अकाउंटेबिलिटी कह रहे हैं और हम फंसे हुए माजी के अंदर, हम आगे चलने में इंटरेस्टेड नहीं है। इस माहौल में लोग घबराते हैं। लोग आके अपने कच्चा छटा खोलते नहीं है आपके सामने कि ये देखें ये हमारा माजी का हाल है और अब हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। इस वजह से तमाम बिजनेस और आपकी इकोनॉमी इस वक्त डिप्रेस्ड है। जिस बंदे के पास पैसे हैं वो पैसा लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, जिसके पास है वो छुपा के बैठा हुआ है कि ये पता किसी को ना चले कि मेरे पास पैसे हैं। और इसी तरह से एक रिसेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिसमें हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और वो उसकी इंप्रूवमेंट आपको नहीं नजर आ रही। और ये सारी कॉन्फिडेंस की बात है ना कि आपने अगर बैंक में पैसा रखा हुआ है और सारे लोग जाके अपना पैसा निकलवाना शुरू कर दें तो बैंक बैठ जाएगा। इकोनॉमी भी इसी तरह ही होती है, लोग अपना हाथ खींच लें, पैसे बाहर निकालना शुरू कर दें तो इकोनॉमी बैठ जाती है। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इमरान खान की अपनी कॉन्ट्रडिक्शन है। एक साल पहले वो यहाँ पे खड़े ये कह रहे थे कि जिसने एमनेस्टी स्कीम इस्तेमाल की, मिफ्ता इस्माइल की, उसे हम पकड़ेंगे अगले साल आके। और आज वो कह रहे हैं कि ये हमारी एमनेस्टी स्कीम है, आप इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर एमनेस्टी स्कीम्स नहीं काम आती और नहीं काम करती। ये जितना मर्जी बढ़ा लें ये कामयाब नहीं होगी अनफॉर्चुनेटली। सही। इरशाद भट्टी साहब, आपके ख्याल में बार बार इसके बारे में बात करने के लिए कहना कि इसमें हिस्सा लें, अवाम एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाएं, ये इमरान खान का माजी में एमनेस्टी स्कीम से मुतालिक जो मौक़िफ़ था ये इसका नतीजा तो नहीं है? देखिए, जवाब मेरा भी नहीं में है, क्योंकि मतलूबा नताइज आपने लफ्ज़ दिया है। मतलूबा नताइज बहुत हाई रखे गए हैं, बहुत ऊपर का रखा गया, बहुत ख्वाबों ख्यालों वाले हैं, वो पूरे नहीं होंगे। पहली बात यह है कि अंदरून मुल्क असासों के अलावा अभी तक एमनेस्टी स्कीम में 346 अरब के लगभग एक रिपोर्ट छपी थी, उसके मुताबिक 346 अरब के लगभग UAE, 114 अरब 80 करोड़ स्विट्ज़रलैंड और 89 अरब 70 करोड़ बरतानिया, 87 अरब 30 करोड़ सिंगापुर और 48 अरब 90 करोड़ वर्जन आइलैंड्स। यहाँ से उन्होंने ये यानी ये जो ब्लैक मनी कह लें या पैसों को डिक्लेयर किया और या एमनेस्टी स्कीम ली। दूसरी बात यह है कि अयूब खान से इमरान खान साहब तक 11 स्कीमें आ चुकी हैं, जिनमें से 5 नवाज़ हुकूमत की हैं और इन तमाम स्कीमों में 250 से 275 अरब रुपए टैक्स जमा हुआ है। मुशर्रफ की स्कीम से 115 अरब रुपए थे और शाहिद खान अब्बासी की स्कीम से 124 अरब रुपए थे। तो ये 275 अरब रुपया हुआ है और हमारा जो इस तरीके इंसाफ का जो रखा हुआ है मतलूबा हदफ है वो इससे बहुत डबल से भी ज़्यादा है। अब आ जाए कि 11 स्कीमें आ चुकी हैं, ये पता नहीं, अब ये तो पता चल गया कितने लोगों ने डिक्लेयर किया, ये नहीं पता चला कि जो इन 11 स्कीमों से भी करनी कतरा के चले गए थे,
इनका हमने क्या कर लिया, इनका सिस्टम ने क्या बिगाड़ लिया? कुछ भी नहीं, क्योंकि कानूनी हुक्म थे, सिस्टम करप्ट था, हुकूमती विल नहीं थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी वो हुकूमत के अंदर हैं। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गुजारिश है, ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, धमकी लगाकर पाँव पड़ना, ये डराना और अपीलें करना के साथ साथ ये भी सोचें कि 3000 अरब इनडायरेक्ट टैक्स देने वाला गरीब रुल गया है, तनख्वाहदार तबके का कबाड़ा हो गया है, इन पर और कितना बोझ डालेंगे? और जो टैक्स नहीं देते, जो बाख्तियार हैं, जो बड़े हैं, जो आपकी पार्टी में भी है, जो आपके इर्द गिर्द भी बैठे हैं, उनके खिलाफ भी कुछ करें। असल में उन्होंने करना है तो ये अदब पूरे होंगे। लिहाजा ये ऊपर से ये काम शुरू करें, फिर हम गरीब तो पहले मरे पड़े हैं, जो टैक्स में पहले थे वो उन पे और बोझ पड़ गया। ऑप्शन आप इस पे नहीं का ले रहे हैं। हम इसी मामले के ऊपर एक मुख्तसर ब्रेक के बाद देंगे और हमारे दीगर तज्ज़ियाकार क्या समझते हैं जानेंगे एक ब्रेक के बाद। गुफ्तगू हो रही है कि क्या एमनेस्टी स्कीम के मियाद बढ़ाने से वज़ीर-ए-आज़म को मतलूबा नताइज हासिल हो पाएंगे। हम न्याजी साहब की तरफ जाएंगे। न्याजी साहब, आपके ख्याल में बार बार इसरार करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है वज़ीर-ए-आज़म साहब को? क्या ये कहा जा सकता है कि जो माजी की एमनेस्टी स्कीमें थी उसके हिसाब से नताइज नहीं मौसूल हो रहे मौजूदा हुकूमत को? पता नहीं, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन खबरें यही आई। जियो न्यूज़ की भी खबर सुन रहा था, वहाँ तो हमारे एक रिपोर्टर ने कहा था कि शायद 1 अरब मुश्किल जमा हो पाया है या उससे कुछ ऊपर। तो ये तो कुछ भी नहीं है। आई होप कि ये ना हो, फिगर ज़्यादा हो, क्योंकि अभी कोई पक्की बात नहीं है। दूसरी बात यह जी कि अब आखिरी 2-3 दिन में ज़ाहिर है कुछ तो था कि वज़ीर-ए-आज़म को परसों बैठना पड़ा, मैराथन किया और फिर लोगों को उकसाया, सारा कुछ किया। अब जब ये हुकूमत आई तो आर्मी चीफ साहब ने और बाकी सीनियर हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर्स हैं कई तो पब्लिक स्टेटमेंट दे चुके हैं और हुकूमत के लिए गुड विशेस भी दिए हैं और उनको सपोर्ट भी दिया है। हुकूमती वज़रा, ये हुकूमत है, इमरान खान साहब है, तो वो तो इतराते फिरते हैं और वो हमेशा कहते हैं जी वो ये पहली हुकूमत है जिससे जो फ़ौज और हुकूमत एक ही पेज पे हैं और ज़ाहिर है सब कुछ सामने है। और आर्मी चीफ साहब बार बार कह चुके हैं कि फ़ौज पूरी तरह खड़ी है, बल्कि हमारी तक तो ये खबरें पहुँची हैं कि जी उन्होंने पूरा कहा है कि हम पूरे तरीके से ये सारी नाफिज कराएंगे और फ़ौज पूरा हेल्प करेगी और करनी भी चाहिए। अमलन सूरत हाल ये है कि जो जब इकॉनमी बढ़ रही हो, इकॉनमी बढ़ रही हो तो स्कीमें कामयाब होती है। जब इकॉनमी वैसे ही नीचे चली जाएगी और अगर वो चीज़ भरकस निकल जाएगा, खुदा ना खासा, और स्कीम नाकाम होगी। मेरा अपना ख्याल यही है। आपका ख्याल, आप नहीं में ऑप्शन ले रहे हैं साफी साहब, आपके ख्याल में इकोनॉमी की सूरत हाल को देखते हुए आपको लगता है कि स्कीम में हिस्सा लेंगे लोग? देखिए, काश मेरा जवाब हाँ में होता और मेरी दुआ है कि ये स्कीम कामयाब हो और इकोनॉमी की बेहतरी के लिए हुकूमत अगर कुछ कर रही है तो वो कामयाबी से हमकिनार हो। और मुझ समेत हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि माशी बहरान से निकालने के लिए वो इमरान खान कुछ करे, कोई भी करे, तो उसमें हर पाकिस्तानी को अपना हिस्सा डाल देना चाहिए। लेकिन अफसोस कि मैं बावजूद कोशिश और ख्वाहिश के भी इसका जवाब हाँ में नहीं दे सकता। उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह ये कि ये नहीं हो सकता कि आप कौम को डराए, दबाए, कारोबार को ख़त्म कराए, पकड़ दकड़ करे और फिर आप कहे कि उसी कौम की जेब से हुकूमत पैसा निकाल देगी। नंबर 1। नंबर 2, जब कौम ये देख रही हो कि सलीम साफ़ी जैसा मज़दूर वो सालाना टैक्स ज़्यादा देता है अपने प्राइम मिनिस्टर से और इस लेवल के लोगों से, तो वो टैक्स देने पे किया सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की अपीलों से आमादा होगा। और फिर उससे बड़ी बात कि बदकिस्मती ये है कि वैसे तो सब हुकूमतों की इस हवाले से क्रेडिबिलिटी नहीं होती, लेकिन इस हुकूमत की रत्ती बराबर तो इसलिए नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर आज उनसे अपील कर रहा है, आज से कुछ अर्सा कबल उन्होंने इस कौम से ये कहा था कि आप हुंडी के ज़रिए पैसा भेजें, आप बिजली का बिल भी ना दें। फिर उन्होंने कहा था कि मैं एमनेस्टी स्कीम वालों को, मिफ्ता इस्माइल को जेल में डालूँगा। आके उन्होंने उस पर अब ये यू टर्न ले लिया। पहले बार बार कहते रहे तौसी नहीं दूंगा, अब तौसी दे रहे हैं, अपनी माशी टीम को बदल दिया। तो किसी का उन पे कैसे लोग उस पर ट्रस्ट करें कि हाँ आज जो कह रहे हैं ये उनकी आखिरी बात होगी। और मेरे ख्याल में इस अपील से पहले प्राइम मिनिस्टर को चाहिए
कि जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात बाबर साहब ने की थी कि पहले अपने उन गुनाहों का एतराफ़ करे, क्योंकि तब लोग, मैं अगर गलती का एतराफ़ करूं गुनाह का, तो तब मुझसे ये तवक्को की जा सकती है कि हाँ आइंदा जाके मैं कोई यू टर्न नहीं लूंगा और मैं उस तरह की गलती नहीं करूंगा। और ये काम कभी प्राइम मिनिस्टर करेंगे नहीं, और जब वो करेंगे नहीं तो कौम उन पर एतमाद नहीं करेगी। ठीक है महमूद, आपके ख्याल में ये जो माजी में इमरान खान साहब का बयानिया रहा था, इस बारे में उसका एतराफ़ कर लेना चाहिए और बताना चाहिए कि अब कितना ज़रूरी है कि अवाम इस स्कीम में हिस्सा लें ताकि कोई नताइज हासिल हो? देखिए अच्छा, मैं भी इसमें नहीं कहीं ऑप्शन दूंगी कि 2-3 वजूहत है। सबसे पहली वजह तो जो बाकी भी दोस्तों ने कुछ उसकी तरफ इशारा भी किया है, बात यह है कि इमरान खान साहब जिस दिन से उनकी गवर्नमेंट एक बड़ी कंफ्यूज इकोनॉमिक पॉलिसी थी, मुआशी पॉलिसी थी, फिर उन्होंने अपनी टीम भी बदल दी। अच्छा, उसके बाद ये जो इस वक्त वो करे ना कैरेट एंड स्टिक, को खासतौर पर धमकी, आज पता नहीं आपने देखी कि नहीं, शफात अली एक कॉमेडियन भी है, हमारे दोस्त भी है, उन्होंने एक ट्वीट इसके बारे में बड़ी फनी की कि नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, एमएसटी ले लो, अल्लाह का वास्ते एमएसटी ले लो। मतलब बेसिकली ऐसे लग रहा है कि गवर्नमेंट ये कर रही है कि एक तरफ धमकियां दी जा रही है कि नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर दूसरे कहते हैं प्लीज ले लो प्लीज ले लो, लेकिन इनको नहीं मिलेगा कोई इसका रिजल्ट। और उसकी वजह कि देखिए धमकियों से इकोनॉमी नहीं चलती। अगर आप इस तरह से, असल में इकोनॉमी चलती है जब लोगों में ट्रस्ट बढ़े। इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को देखें आप, देखिए मल्टीनेशनल्स अपने बजट स्लैश कर रही है, कम कर रही है, कुछ मल्टीनेशनल्स यहाँ से छोड़ के जा रही है क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट में, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट में भरोसा नहीं रहा। डॉलर को जिस तरीके से उन्होंने छोड़ दिया है, वो जब जितना ऊपर जा रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट को नहीं पता क्या होगा, तो इसकी वजह से लोगों का भरोसा नहीं रहा और लोग इस गवर्नमेंट को टैक्स ही देंगे। इमरान खान साहब का ये बिल्कुल गलत है कि जी करप्ट लोगों को जो है वो कि हम करप्ट नहीं है, वो कहते हैं वो करप्ट नहीं है, लहदा बात है, पर वो कहते हैं करप्ट गवर्नमेंट को लोग जो है वो टैक्स ही देते हैं। असल में फिर पिछली हुकूमतों को तो ज्यादा टैक्स मिला, तो फिर हम क्या समझे कि इनकी गवर्नमेंट ज्यादा करप्ट है जो इनको टैक्स और इनको एमएसपी वगैरह नहीं मिल रहे दे रहे, तो डिफरेंट होता है ना। ठीक है, बिल्कुल नई का ऑप्शन आप भी ले रही है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एतमाद आप कह रही हैं कि आवाम का होना चाहिए ताकि स्कीम से फ़ायदा उठा सकें। हमारे तमाम तजियाकार इस पर मुतफिक नजर आए, सब ने नहीं का ऑप्शन लिया। साफ़ी साहब कह रहे थे कि उनकी ख्वाहिश है कि काश वो हाँ का ऑप्शन ले सकते। हमारे तमाम तजियाकारों की राय आपने जानी। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।